नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी का टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो एग्ज़ाम में आपका बार बार पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को आप पूरा कंप्लीट करके रख लीजिए और जितने इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग प्रश्न के आसपास से ही प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो वो चीज़ें हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पहले जितने भी क्लास हुआ है चैनल पे अवेलेबल है, इसके अलावा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप सभी एक एक करके सारा क्लास देख सकते हैं। डीएलएड का हम हर चीज़ का क्लास कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ में ज्वाइन करके बेहतरीन तैयारी और भी कर सकते हैं आप सभी। तो जो भी चल पड़ना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार प्रश्न को पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 1926 ईस्वी में भारत में मजदूर संघ अधिनियम पारित किया गया था। इसी के तहत मजदूर को संघ बनाने और पंजीकरण कानून का अधिकार दिया गया था। ये एक फैक्ट को याद रखिएगा। और ये अधिनियम कब बना था, तो ब्रिटिश शासन के समय में ही बनाया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का ही शासन चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। देखिए कई बार आपको हम बताए हुए हैं कि जो भी संविधान का सोर्स है ना उसको ज़रूर याद कीजिएगा। मौलिक कर्तव्य काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा आपके पेपर में। रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। प्लस में राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो भी अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी, समवर्ती सूची लिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सभी लिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार जो है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार अभी कितना है, 6 मौलिक अधिकार है, ये याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कुल आपके पास कितना है, तो कुल अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, जो कि अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और ये संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में इसे रखा गया है। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न आप बना के आ जाइएगा, ठीक है। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसको स्वतंत्रता 1948 में मिली थी। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है, जयवर्धनपुर कोट्टे इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलता है, श्रीलंकाई रुपया चलता है। कौन सी मुद्रा चलता है, श्रीलंकाई रुपया चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया। तो ये आपका क्या था, रूजवेल्ट ने, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति था रूजवेल्ट, इसी ने न्यू डील को लागू किया था। इसको याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में आप सबको पता है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे और इसी के नाम पे अभी जॉर्ज वॉशिंगटन एक शहर है जहां अमेरिका की राजधानी है। अच्छा, ये जो न्यू डील जो आपसे देख रहे हैं ये किससे संबंधित है, तो महामंदी से संबंधित है, याद रखिएगा। महामंदी से उबरने के लिए ये रूल को लागू किया गया था। चलिए अगला है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। देखिए अगर परमाणु की नाभिक की बात किया, ये आपका परमाणु है, ठीक है। परमाणु की नाभिक में कौन सा कण होता है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, आसान प्रश्न था।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है जिसमें कोई भी आवेश नहीं है। देखिए अगर प्रोटॉन पे बात किया जाए तो इस पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, ये तो आप सभी को पता है। जबकि अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इसमें जीरो आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। अगला है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। तो परमाणु में मूल कण की यहाँ पर बात किया गया है जो समान संख्या में होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है, ये समान संख्या में होता है परमाणु में, ये याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था। चलिए इससे पहले भी ये प्रश्न का आंसर हम आपको बताए हुए हैं। क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा जॉन विलियमसन, जो 1990 में किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है। तो लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में जो मान्यता मिली है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मिली है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट प्रश्न को आपसे याद रखिएगा। देखिए जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए आपसे क्लास कर लेते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने के लिए भूल जाते हैं क्लास को। सबसे पहले आपसे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, इतना सब जरूर आपसे काम कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आपसे एक लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों में से। क्वेश्चन है कि डैश शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों, गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचार को प्रतिबंधित किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये रूढ़िवादी शासन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, किसके द्वारा, रूढ़िवादी शासन। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो देखिए अपतटीय तेल क्षेत्र की बात किया जाए तो जो मुंबई हाई है ना, यही आपका अपतटीय तेल क्षेत्र होगा, याद रखिएगा। जबकि डिगबोई हो गया, कलोल हो गया और अंकलेश्वर हो गया, ये सभी अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है, जबकि मुंबई हाई अपतटीय तेल क्षेत्र हैं। यहाँ से 1976 में लगभग जो है कि तेल की प्राप्ति हुआ था, मुंबई हाई से 1976 के अप्रॉक्स में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं। देखिए अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है, याद रखिएगा कितना, 84। और अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए, एसटी की बात किया जाए, तो एसटी के लिए जो है 47 सीट रखा गया है। कितना, 47 सीट रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है। आसान प्रश्न है, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं, कई बार आपको हम बताए हुए हैं। तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, याद रखिएगा, यह पत्रिका है यंग इंडिया। अगला है कि नाज़ी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो स्वास्तिक इसका प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित था। तो देखिए चूड़ामन राय जो है ये आपका चेरो विद्रोह से संबंधित था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और चेरो विद्रोह जो है लगभग 1813 के अप्रॉक्स में हुआ था। तो डेट भी आपको याद रखना है। अगला है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवनीकरण है। तो देखिए अनवनीकरण ऊर्जा जो है ये कोयला है, यानी कि कोयला आने वाला समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो आने वाला समय में भविष्य में खत्म हो सकता है। जबकि जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो भविष्य में कभी भी खत्म नहीं हो सकता। याद रखिएगा आप सभी। क्या लगता है कि जल खत्म हो जाएगा, पूरा पृथ्वी पर 71% पर जल ही जल है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली मिट्टी जो है ये वाला क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र और कुछ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है।
तो इसे हम सभी रेंगुर मिट्टी कहते हैं। ज़्यादातर भारत में कह सकते हैं वह आपका कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है जो गंगा कछार में है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा चेस्टनट वृक्ष जो है यह आपका पर्वतीय वनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिनिधि विभिन्न अंश हमेशा क्या होता है? यहाँ पर एक प्रतिनिधि नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है कि मानचित्र में, याद रखिएगा आप सभी, मानचित्र में एक प्रतिनिधि विभिन्न अंश हमेशा क्या होता है? तो हमेशा इसमें एक ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। जो नक्शे पर लंबाई और जमीन पर वास्तविक लंबाई के जो बीच मौजूद अनुपात जो होता है वो एक के द्वारा ही इंगित किया जाता है, तो हमेशा एक ही होता है। यह आपका भूगोल से प्रश्न पूछा गया है। अगला है जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्यतः तकनीकी हैं। तो यहाँ पर जैव कृषि की बात किया गया है, तो इसमें किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो उत्तक संवर्धन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्तक संवर्धन तकनीक। अगला है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उस पर रगड़ा जाता है क्योंकि इन पर निम्न में से किसका अस्त्र चढ़ा होता है, यानी कि एक परत चढ़ा होता है। काफ़ी दमदार प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इस पे जो परत होता है वो मूल रूप से मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा रहता है, जिसके कारण से पहले उसको रगड़ना पड़ता है, तब जो है कि फिर जलता है रिबन। बात समझे? ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, आसान प्रश्न था। अगला है कि एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में क्या होगा? तो उस वस्तु में क्या हो जाएगा? आधा स्थितिज ऊर्जा होगा और आधा गतिज ऊर्जा होगा। जब वहां से वो आएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, जहां वो रुकेगा वहां स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? चलिए क्वेश्चन में 24 पर गौर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए इसमें जो होता है प्रोपेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी कि तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम सभी यहाँ जा सकते थे। अगला है कि स्यूडो एस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये आपका किस में पाया जाता है? ट्रेकिया और ब्रोंकाई में पाया जाता है। ट्रेकिया और ब्रोंकाई में। इससे पहले भी ये प्रश्न आपको हम बताए थे, यानी कि एक ही प्रश्न 2 शिफ्ट में पूछा गया है। 2 शिफ्ट में पूछा गया, अगला दिन पूछा गया तो वही प्रश्न उठा के दूसरा दिन भी आया हुआ है। अगला है कि नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव में दाब का मान घनत्व सबसे अधिक होगा? दाब का मान घनत्व सबसे अधिक जो होगा ये समुद्र का पानी में होगा। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 27 है कि वेरिसेला वायरस से होता है। तो देखिए वेरिसेला वायरस से जो होता है वो चिकन फॉक्स होता है, याद रखिएगा आप सभी, और ये सभी वायरस से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि किंगडम, इसको किंगडम कीजिएगा, किंगडम मोनेरा में शामिल है। क्या करना है आप सभी को? इसको किंगडम करना है, किंगडम करना है। किंगडम मोनेरा में शामिल है तो इसमें विक्टोरिया शामिल है, बाकी बात ये सभी शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वह तत्व एक्स है। तो ये आपका हो जाएगा, ये तत्व धातु होगा, याद रखिएगा आप सभी। क्या हो जाएगा? धातु होगा। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा आप सभी कि अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर दे, जो लाल लिटमस है इसको अगर नीला कर दिया जाए तो वो एक्स तत्व जो होगा वो धातु ही होगा, याद रखिएगा। धातु ही लाल लिटमस को नीला करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? देखिए नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। देखिए यूरेनियम का सबसे प्रसिद्ध खदान कौन सा है? जादूगोड़ा का। कहाँ पे है? झारखंड में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति में नई प्रजाति विकसित होती है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो इसे हम सिर्फ प्रजाति उद्वन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप सभी इसको बनाइएगा, प्रजाति उद्वन के नाम से इसे जानते हैं। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो देखिए विद्युत का अच्छा चालक जो माना जाता है चांदी को माना जाता है, बट चांदी महंगा होने के कारण हम सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का। तांबे का ज़्यादातर उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा, यानी कि कॉपर का। अगला है पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो देखिए पेड़ पौधे के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संघ उत्तक के संगठन अस्त्र को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको आपसे सही कर लीजिएगा। को ए ले
कोएलेटेरेटा हो जाएगा, याद रखिएगा कोएलेटेरेटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ टाइपिंग एरर है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाण्विक है? तो यहाँ पर परमाण्विक कीजिएगा आप सभी। क्या करना है आप सभी को? परमाण्विक करना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर है तो ध्यान दीजिएगा, परमाण्विक कीजिएगा। तो इनमें से कौन सा एकल परमाण्विक है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा ये सभी। हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा और ऑर्गन हो जाएगा। तो ये सभी आपका एकल परमाण्विक है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो देखिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए हम सभी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD का परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो जल प्रदूषण अगर है तो उसको हम मापने के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिसे BOD के नाम से जाना जाता है। अगला है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन सा है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। आसान प्रश्न है। देखिए, बैगनी रंग का परिकिरणन सबसे ज़्यादा है, जबकि तरंगदैर्घ्य कम है बैगनी रंग का। जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है और उसका परिकिरणन कम होता है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहने के कारण से लाल रंग दूर से भी दिखाई पड़ता है, इसीलिए खतरे में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय में वर्ग के समानुपाती या वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो यहाँ वर्ग के समानुपाती की बात किया गया है। तो ये आपका एक समान त्वरण से होगा, याद रखिएगा आप सभी यहाँ पर, क्योंकि समानुपाती की बात किया गया है। अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात करता तो फिर अलग आंसर होता है। यहाँ पर बात समझे आप सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो देखिए, बैटरी में तो होता है, एम्पियर में भी होता है और वोल्टीमीटर में होता है। जब बैटरी में देखिएगा तो एक में प्लस एक में माइनस का चिन्ह रहता है, जबकि प्रतिरोध में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। बात समझे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि निम्न में से किस वस्तु का ऊष्मा सबसे अच्छा चालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है इनमें से कौन सा वस्तु है? तो लेड यानी कि शीशा जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जबकि ये सभी ऊष्मा का चालक नहीं कुचालक है। स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखिए, कहीं अ या आ देखने के लिए मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में विद्यालय में आपका आ देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण होगा। बाकी बात हर्षी का दीर्घी का देखने के लिए मिल रहा है, तो ये सभी स्वर संधि नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि रूपक अलंकार है। देखिए, रूपक अलंकार से हर शिफ्ट में अच्छा खासा वेटेज है और रूपक अलंकार से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा आपसे। और रूपक अलंकार में क्या बताए थे? इसमें रूपी शब्द हो गया, या आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी के जैसा अगर बता दिया जाए, याद रखिएगा वहाँ रूपक अलंकार होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा कि इस काले संकट सागर पर, ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। उसमें 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? देखिए, कुछ आपका ऐसा शब्द है रूपक अलंकार में जो कुछ भी कर लीजिएगा तो वो प्रश्न गलती होने की संभावना होगा, क्योंकि पकड़ ही नहीं पाइएगा। और बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपका रूपक वाला, बच्चे को समझ में नहीं आता है, पर काफ़ी हद तक हम समझाने का कोशिश किए हैं और जितना एग्जाम्पल दिए हैं मेरे ख्याल से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। बना लीजिएगा आप सभी। देखिए, 3 बेर, यहाँ पर बेर की बात किया जाए तो 2 बार आया हुआ है बेर। यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। देखिए, एक बेर का अर्थ होता है समय होता है, और एक बेर जो आप सभी देखते हैं वो फल भी होता है। बेर का नाम सुने हैं, उसी को बेर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कई बार आपको बताए हैं। अगला है कि भीम को 10,000 हाथियों का बल था, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बताइए? तो भीम को 10,000 हाथियों का बल था, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि जो भीम था ना उसको 10,000 हाथी का बल था, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर ही बताया गया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कई बार आपको बताए हैं। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, विलोम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा विषाद होता है हर्ष का विलोम। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, अशुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। याद रखिएगा, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या होगा इसका? तो यहाँ पर इसका सुधार अगर कीजिएगा तो यहाँ पर पहले देश आएगा। याद रखिएगा आप सभी, यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा? देश। ध्यान दीजिएगा, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पर शहीदों का देश आभारी नहीं, देश
शहीदों का सदा आभारी रहेगा, ये शुद्ध होता। तो पहले देश आता उसके बाद शहीद आता, तब यहाँ पर सही होता। बाकी बात सभी सही है, एक बार देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए वाला सही हो जाएगा कि हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। बिल्कुल सही है कि हिंदी मातृभाषा है, तो ऑप्शन में ए वाला राइट आंसर होगा। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए कि पुस्तकालय में समास विग्रह क्या होगा। पुस्तक का आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा समास विग्रह? पुस्तक का आलय। जो का देख रहे हैं ये क्या है? कारक विभक्ति है, और जहाँ कारक विभक्ति है वहाँ तत्पुरुष समास होगा। अगला है गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डिंग हाँकना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह है। तो जो शब्द को सुनकर जो हम समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांसीराम। जो भी ए टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। चीजें क्लियर हैं? आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है? ये प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे पहले भी जो यहाँ पर प्रश्न अभी देख रहे हैं ये भी प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया है। तो हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न इसमें लिया गया है जो आपके पेपर में आ सकता है। तो हर प्रश्न पर गौर कीजिएगा आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी ऑप्शन में ए टिक करे बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3.8% दूसरे कार्यों में लगा हुआ है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें लगभग 54.6% के अप्रॉक्स में है, और तीसरे क्षेत्र में जनसंख्या जो कार्य कर रहा है वो आपका हो जाएगा लगभग 41.6% के अप्रॉक्स में, याद रखिएगा। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कह सकते कृषि हो गया, वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। उसके बाद कह सकते द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग आता है, और तीसरे क्षेत्र में कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। अगला है मैन्ट्यूंग-चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित किया गया था? चलिए आसान प्रश्न है, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया था, याद रखिएगा। अच्छा, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही हंटर आयोग कमेटी की स्थापना किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, और 1919 में ही आपका क्या आया हुआ था? तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल आंदोलन शुरू किया गया था। यह अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन शुरू हुआ था, और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड में पूछा गया है, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, ये सभी हो जाएगा। संसाधन का संभावित क्षेत्र यानी कि हो सकता है, एक होगा विकसित स्रोत और एक होगा रिजर्व, जो रिजर्व करके रखते हैं, तो ये तीनों हो जाएगा। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? काजीरंगा का असम में है, जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मानस भी आपका असम में है। अच्छा, आपसे बताइएगा कि नंदा देवी जो है ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। कन्हा और पन्ना मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरा नहीं है? तो देखिए बाजरा कौन सा नहीं है? तो बाजरा होगा, ये तो बिल्कुल सही है। रागी भी है और ज्वार भी है, जबकि मक्का बाजरा फसल नहीं है। तो जो भी ऑप्शन में भी टिक करें ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीज़ें क्लियर हैं? देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्लास मेरे लिए बिल्कुल तैयार किया गया है, तो आप सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अपने तरफ से हम आपको 100% एफर्ट लगा के हर चीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और एक सीट पक्का कर सके, ताकि आप 20 से 25 हज़ार में डीएलएड को कंप्लीट कर ले, 1 लाख आपका खर्चा ना हो। तो अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप सभी भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट करने का काम में है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, हिरोशिमा पर सबसे पहले गिराया गया था। और ये कब गिराया गया? 6 अगस्त, याद रखिएगा आप सभी,
6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय बम का नाम था। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। किसके द्वारा गिराया गया था? तो याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा गिराया गया था। कहाँ पे? जापान पर। जापान का 2 शहर था, एक हिरोशिमा एक नागासाकी। तो नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। याद रखिएगा फैट मैन इस बम का नाम था जो नागासाकी पर गिराया गया था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार आपका एक राजनीतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। तो जो व्यक्ति पागल या दिवालिया हो जाता है, दिवालिया मतलब क्या होता है कि भारत की तरफ से उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यानी कि उसके पास अब कुछ भी ना हो, याद रखिएगा आप सभी, उसी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। बात समझे? और इसको जो है कि वोट देने का अधिकार नहीं होता है, जबकि वयस्क व्यक्ति को, अमीर और गरीब, ये सभी को वोट देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भूमंडलीयकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा जॉन विलियमसन। 1990 में किया गया था भूमंडलीयकरण शब्द का इजाद सबसे पहले। अगला है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य जो हैं ये आपका 51 राष्ट्र थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी टिक करे ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इससे पहले भी आपको हम बताए हुए थे, जो कि वुडरो विल्सन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसी ने राष्ट्र संघ की स्थापना किया था और वही देश यानी कि अमेरिका ही राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका था। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो राइट आंसर होगा चेरो विद्रोह से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी। चेरो विद्रोह याद रखेंगे आप सभी कब हुआ था? 1813 के अप्रॉक्स में चेरो विद्रोह हुआ था। 1813 डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लगती है या कितनी लंबी है? तो डायरेक्ट याद रखिएगा आप सभी 4096 किलोमीटर है, और जो कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश भारत के साथ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश के साथ भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के पूर्व में है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? आसान प्रश्न है, 14 नंबर। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है और 1106 व्यक्ति जो है यहाँ पर निवास करता है 1 वर्ग किलोमीटर में, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में है वो बिहार का। सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात कहाँ पे है? केरल में, याद रखिएगा। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा जो है केरल में, और सबसे कम कहाँ पे? हरियाणा में है। ये एक फैक्ट को याद रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? चलिए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। राइट आंसर होगा 2018 में। अगला क्वेश्चन है, और ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया था। और ये कहाँ जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 338 ख में रखा गया इसको। तो याद रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 338 ख 102वां संविधान संशोधन 2018 में। अगला है कि समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले भ्रमण मैगलन ने किया था। कोलंबस भारत खोजने निकला था पर अमेरिका का खोज किया था, और उसके बाद वास्को डिगामा ने 1498 में भारत का खोज किया था। भारत का खोज नहीं किया था, समुद्र के रास्ते भारत का कह सकते हैं कि मार्ग खोजा था, समुद्री मार्गों का खोज किया था। अगला है कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो 3 सूची, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है ये कहाँ पर स्थित है?
ये लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी, लद्दाख में है। और उमलिंग लादर्रा है सबसे ऊंची सड़क है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 19,300 फीट इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा आप सभी। 2 से 3 बार प्रश्न रिपीट किया गया है, जिसको ध्यान रखेंगे आगे पूछा जा सकता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा कावेरी नदी पर स्थित है, ध्यान देंगे आप सभी। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और इसका समय पीरियड क्या था? 1971 था, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि खाद्यान्न, जैसे कह सकते हैं कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो जितने भी खाद्यान्न वाला चीज है ना, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। वसा किससे मिलेगा? तेलीय पदार्थ खाने के बाद, जैसे कह सकते हैं कि घी खाते हैं, इससे वसा प्राप्त होता है। प्रोटीन किससे मिलता है? बता सकते हैं, जैसे मांस, मछली, ये सभी खाने से प्रोटीन मिलता है। अगला है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? चलिए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ओम मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में डी टिक करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की द्रव्यमान से 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 0.25 गुना है। तो बड़ी जी का मान यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए, बड़ी जी का मान की अगर बात किया जाए तो वो आपका सभी पे समान होगा। पृथ्वी पर भी बड़ी जी का मान समान होता है और चंद्रमा पर भी बड़ी जी का मान समान होगा। इसके अलावा कहे कि वीनस पे क्या होगा? तो उस पे भी बड़ी जी का मान समान ही होता है। तो याद रखिएगा बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी की तरफ जा सकते हैं कि पृथ्वी पर उसके मान के बिल्कुल बराबर होगा बड़ी जी का मान। अच्छा, बड़ी जी का मान कितना होता है पता है आप सभी को? बड़ी जी का मान 6.67 गुना 10 पे पावर 11, 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर उस स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा आप सभी। ये बड़ी जी का मान है जो सभी जगह बिल्कुल समान रहता है। अगर वही छोटी जी का मान की बात करता तो ये आपका अलग अलग हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में सोपानी फार्मिंग बहुत प्रचलित है? तो देखिए, सोपानी फार्मिंग जो है ये आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। तो डी राइट आंसर होगा। किंगडम मोडेरा शामिल हैं। तो किंगडम मोडेरा में क्या शामिल है? तो राइट आंसर होगा विक्टोरिया शामिल है। इसमें ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनमो। ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए डायनमो का प्रयोग करते हैं। अच्छा, डायनमो क्या करता है? ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करने से कौन सा बंध बनता है? तो ये मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो ये आपका बंध बनता है, इसे हम सभी आयनिक बंध कहते हैं। जो भी ऑप्शन में ए टिक करें ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कई बार आपको बताए हैं और ये कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, तो इसको आप VVI करके याद रखिएगा आप सभी। CaSO4 × ½ H2O जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अब हमको बताइएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बता सकते हैं हमको आप। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सबसे आसान प्रश्न है 29 नंबर। तो कई बार आपको बताएं कि भैया जी 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल दिमाग में रहेगा आप सभी को। अगला है कि छुई मुई के पौधे की पत्तियां का झुकना किसके कारण है? जैसे छुई मुई का पत्ता जैसे छुइएगा उसको पेड़ को तो वह देखिएगा कुछ देर के बाद मुरझाना चालू हो जाता है। ये किस कारण से होता है? तो राइट आंसर होगा टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण से होता है, याद रखिएगा आप सभी। बताइए, इससे पहले आपको प्रश्न पता था और ये बिहार DLED 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाए गए दाब डैश है। चलिए क्वेश्चन में 31 पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान देंगे आप सभी। क्वेश्चन क्या है कि द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाए गए दाब द्रव के घनत्व के बराबर हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक दिशा में समान रह सकता है, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि पात्र के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है, करता है निर्भर। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी।
अगला है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, बैगनी रंग। सबसे ज़्यादा इसका विक्षेपण सबसे अधिक है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। अगला है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु डैश होती है। तो वस्तु ठंडी होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण से। अगला है कि राइबोसोम किनके लिए केंद्र यानी कि स्थल है। तो राइबोसोम जो है ये आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्र स्थल होता है और राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाया जाता है। अगला है 5 जून डैश कहलाता है। तो अभी आपको बताएं, आंसर कर सकते हैं आसानी से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये दोनों क्वेश्चन देखिए घुमा के सिर्फ पूछा गया है। बाकी बात क्या बताए थे आपको कि क्वेश्चन वही रहता है, आसपास से क्वेश्चन आता है, बट उसका शब्द को खाली चेंज कर दिया जाता है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो परमाणु है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक सबसे पहले देखिए कि 287 दिया हुआ है, तो जोड़िए कितना होगा, 8 2 10 7 17, तो 17 है, तो ये आपका कैलोरीन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है ये परमाणु झिल्ली से घिरा होता है, एक साथ कमी होता है और आनुवांशिकी सामग्री नहीं होता। तो ये सभी बिल्कुल सत्य है, जबकि केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं यूकैरियोटिक में होता है। वह पैदल नहीं जा सकता, नहीं जा सकता वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो वह पैदल नहीं जा सकता, तो ये आपका ना भाववाच्य होगा, ना क्रमवाच्य होगा, ना क्रिया होगा, ये कर्तरी वाच्य होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर कीजिएगा तो आप सभी। तो इसमें कुल 33 भाव है, इसकी संख्या 33 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो जो वृद्ध हो, वृद्ध मतलब क्या होता है, बूढ़ा हो, तो स्वस्थ हो जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को संहारे। यहाँ पर हिंद कीजिए, इसको हिंद को संहारे, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिएगा विरोध प्रकट किया जा रहा है कि जो जो वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा हो रहा है तो स्वस्थ हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होता है वो स्वस्थ नहीं, धीरे धीरे वो अस्वस्थ हो जाता है, यानी कि तबीयत उसका खराब होने लगती है। तो यहाँ विरोध प्रकट किया जा रहा है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, विरोधाभास। काव्य का आभूषण है, तो राइट आंसर होगा अलंकार। काव्य का आभूषण क्या होता है, अलंकार होता है। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, हाथी बहुत मोटा है नहीं, ये आपका वाक्य अशुद्ध है, जबकि ये सभी आपका वाक्य क्या है, शुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा वाक्य पता है आप सभी को, हाथी बहुत मोटी है, याद रखिएगा, यहाँ मोटी सही होता। अगला है कि पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आसान प्रश्न है, तो पीत धन अंबर हो जाएगा, कई बार बताएं आप सभी को, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, 4 भुजा की यहाँ पर बात किया गया ना, द्विगु समास हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, जहाँ संख्या गिनती करने के लिए मिल जाए। अगला है कि पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट आप याद रखिएगा ऑप्शन में बी, पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये वाक्य बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि यगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं। तो यगन में एक लघु वर्ण 2 गुरु वर्ण होता है, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि नदी कल कल करती बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी, इसमें कौन सा पदबंध होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए बहती चली जा रही थी, तो ये कोई क्रिया किया जा रहा है ना, कि बहती चली जा रही थी, तो ये क्रिया किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया पदबंध होगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध नहीं होगा, यहाँ पर कोई चीज़ की विशेषता नहीं प्रकट किया गया, सिर्फ बताया गया कि बहती चली जा रही थी, तो ये क्रिया पदबंध होगा। मुँह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं। तो लज्जित होना, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कि इस किताब का क्या मूल्य है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है और ये सभी वाक्य आपका अशुद्ध है, तो डायरेक्ट शुद्ध वाला को याद रखिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए अशुद्ध वाक्य जो है इसमें ऑप्शन में सी, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ये वाक्य आपका अशुद्ध है। सही क्या होगा इसका,
देखिए यहाँ पर उसके विरुद्ध नहीं होगा, यहाँ सही होगा कि उस पर, याद रखिएगा आप सभी, उस पर मुकदमा चलाया गया। क्या हो जाएगा? उस पर मुकदमा चलाया गया। बाकी बात सभी सही था। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है या सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो कई बार आपको बताएं कि अगर बढ़ा चढ़ा कर अगर कोई चीज़ को बोला जा रहा है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। छोटा बात को बढ़ाकर बड़ा बात कर देना, इसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अगला है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार होगा। याद रखिएगा आप सभी, कई बार रूपक अलंकार के बारे में बताए हैं और पहचान करने के लिए बताए हैं। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार इनमें से कौन सा है? देखिएगा ज़्यादातर जो पेपर में प्रश्न पूछा गया है ना आपका, वह आपका रूपक अलंकार से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो रूपक अलंकार को बिल्कुल पकड़ के रखिएगा, क्योंकि रूपक अलंकार में बच्चे कन्फ्यूजन होता है और वहीं से प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपको रूपक अलंकार में क्या बताए थे? अगर किसी के जैसा किसी चीज को बता दिया जाए, याद रखिएगा आपसे, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो हमने जो धन पाए हैं ना, वो किस प्रकार से पाए? राम की तरह धन पाए हैं। याद रखिएगा आप सभी, राम रतन धन पायो, इसमें आपका क्या होगा? रूपक अलंकार। अगला दिया हुआ है, यहाँ पर होगा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर खिलौना जो है वो चंद्रमा की तरह लिया जाएगा। तो खिलौना किस प्रकार का? चंद्र खिलौना ले हो। तो यहाँ खिलौना को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, तो यह रूपक अलंकार होगा। तो ये सभी रूपक अलंकार का उदाहरण है, इसको याद रख लीजिएगा, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आज